जिस तरीके से पिछले 5-6 साल के अंदर या 10 साल के अंदर विपक्षी पार्टियों के ऊपर एक तरीके से शिकंजा सा जो है कसा जा रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दूसरे विभागों को ला करके। राहुल जी अपने निकले हुए हैं घर घर। अब ये बताइए, कोई लीडर, कांग्रेस के ही लीडर कहते हैं कि कोई ऐसा लीडर होगा, इलेक्शन ऊपर है और गठबंधन के जो मेन लीडर है वो गली गली घूम रही है। पदयात्रा का टाइम थोड़ा ही है। 2014 और 2019 में बीजेपी की सरकार जरूर बनी है और बड़ी जीत के साथ बनी है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी बीजेपी को 37% वोट मिला था 2019 में। स्टार्ट हुआ था जिस मकसद से, वो मकसदी जो लोग लेके चले थे वो मकसद ही खत्म हो गया। अभी इंडिया गठबंधन में जिसकी डपली उसकी राग ऐसे ही कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से छोड़ के गए, उसके बाद ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मना कर दिया, तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन जो है वो अब शायद नहीं बन पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तालमेल बैठा, आज आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटें भी ऐलान कर दी हैं। 4-3 का एक फार्मूला बैठा कि दिल्ली के अंदर 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीटों पे कांग्रेस। हरियाणा में 1 सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी, कुरुक्षेत्र की। पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे, गोवा का भी हुआ। वहीं इस तरीके से जितनी भी ये गठबंधन पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन नहीं बनेगा, वो एक बार फिर गठबंधन बन गया है। इस बारे में लोग क्या सोच रहे हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्या नाम है सर आपका? मैं राकेश भारद्वाज मेरा नाम है। राकेश जी, इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन बना तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये नहीं बनेगा, ममता जी चली गई, नीतीश जी चली गई, तो कह रहे थे कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, राजनीति के अंदर समय और परिस्थितियां वो किस ओर करवट बदलती हैं उसका एक कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 5-6 साल के अंदर या 10 साल के अंदर विपक्षी पार्टियों के ऊपर एक तरीके से शिकंजा सा जो है कसा जा रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दूसरे विभागों को ला करके, तो उसमें एक खलबली सी लोगों के दिल के अंदर दहशत, लोगों को बड़ा महसूस सा ये होने लगा कि भाई हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। और ख़ास तौर से जो विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता हैं, उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके का डर जो है ना व्याप्त है। अब आप देखें कि पहले पूरे के पूरा जो मीडिया है, जो मेन मीडिया है, उस पूरे मेन मीडिया ने एक ऐसा पूरे देश के अंदर जो है ना वो फैला करके रख दिया कि भाई गठबंधन हो ही नहीं सकता, ख़त्म हो गया। अब आप देखिए कि जैसे जैसे इलेक्शन की डेटें नज़दीक आती जा रही हैं, अखिलेश ने भी जो है ना यूपी के अंदर किया, दिल्ली में भी जो है ना, चंडीगढ़ के अंदर, दिल्ली में, गोवा में, ये जो है ना सारे गठबंधन जो है ना हो गए। तो जो चीज़ मीडिया के अंदर, जो मेन मीडिया जिसे गोदी मीडिया जो है ना कहा जा रहा है, वो सारा का सारा एक प्री प्लान जो है ना तरीके से चलता है। और उस प्री प्लान तरीके के अंदर ये सारा का सारा खेल जो है ना प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से होता है। वो जो जिस तरह की जो है ना न्यूज़ को पूरे देश के अंदर फैलाना चाहते हैं, उस तरीके का जो है ना ये पूरा का पूरा लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज़ें पैदा करना चाहते हैं। तो इंडिया गठबंधन तो होगा। मैं सिर्फ एक चीज़ के ऊपर चिंतित हूँ, वो चिंता इस बात की है क्योंकि जो ईवीएम मशीनें हैं जिनकी उसके ऊपर बुरी तरीके से पूरे देश के अंदर। राकेश जी, अभी आज हम इंडिया गठबंधन पर बात करेंगे। खाली ईवीएम मशीन एक अलग से मुद्दा है, वो एक साहब हो रहा है। सर क्या नाम है आपका? राजीव गौतम नाम है। राजीव जी, इंडिया गठबंधन को लेकर क्या विचार हैं आपके? इंडिया गठबंधन तो बनने से पहले ही खत्म हो गया है। उसमें अब कोई ऐसे जो स्टार्ट हुआ था जिस मकसद से, वो मकसदी जो लोग लेके चले थे वो मकसद ही खत्म हो गया। अभी इंडिया गठबंधन में जिसकी डपली उसकी राग ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ जान नहीं है। राहुल जी अपने निकले हुए हैं घर घर। अब ये बताइए, कोई लीडर, कांग्रेस के ही लीडर कहते हैं कि कोई ऐसा लीडर होगा, इलेक्शन ऊपर है और गठबंधन के जो मेन लीडर है वो गली गली घूम रही है। पदयात्रा का टाइम थोड़ा ही है ना, कोई ऐसी इन लोगों की अपनी ये तो कोई बात नहीं गौतम जी। नहीं कि अगर वो एक इसलिए नहीं हो पा रहा कि ममता जी और सब लोग जो गठबंधन में थे वो इसलिए छोड़ के चले गए। कोई डिसीजन मेकर नहीं है प्रॉपर, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मीटिंग नहीं हो रही है गठबंधन की। तो गठबंधन की जब मीटिंग और कोई समिति नहीं ढंग से बनी तो गठबंधन किस चीज़ का गठबंधन? जहाँ जिसका मन कर रहा है थोड़ा बहुत कर रहे हैं गठबंधन। ऐसा इंडिया गठबंधन होने से पहले ही खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं अभी गठबंधन। आपके क्या विचार है सर? आप पहले अपना नाम बता दीजिए।
मेरा नाम रविंद्र है। हाँ रविंद्र जी, आपके क्या? सब प्रेस क्लब में आप लोग बैठे हैं, देखिए सारे पत्रकार हैं, अपने अपना विचार है सबके, लंबे समय तक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सबने कवर किया है। और इंडिया गठबंधन कम से कम एक चुनौती देने की कोशिश कर रहा है बीजेपी को। जिस तरह से बीजेपी पिछले 2 बार से अजय रही है और बड़ी जीत के साथ लोकसभा में सरकार बनाने में कामयाब रही, ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन कम से कम तमाम जो ओपोजिशन के वोट्स हैं उनको कंसोलिडेट कर रहा है। जो हर चुनाव में पहले विपक्ष यही लगातार आरोप लगाता रहा था, या विपक्ष का यही आकलन रहता था कि जो वोट हैं वो ओपोजिशन के वोट डिवाइड होते हैं और जिस वजह से बीजेपी को फ़ायदा होता है। इस बार शायद ओपोजिशन का जो एक ब्लॉक है वो इकट्ठा आया है और उनकी कोशिश ये है कि वो जो वोट डिवीज़न होता है उस डिवीज़न को रोक पाएँ। देखिए, चाहे 2014 और 2019 में बीजेपी की सरकार ज़रूर बनी है और बड़ी जीत के साथ बनी है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी बीजेपी को 38%, 37% वोट मिला था 2019 में, जो कि सबसे बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, सबसे बड़ा मत प्रतिशत था। 2014 में बीजेपी को उससे कम वोट करीब 31% मिला था। यानी कि आज भी कम से कम 68% या 70% मतदाता ऐसा है जो बीजेपी के साथ उस तरीके से अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है। और उसी वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, उसको एक साथ जोड़ने के लिए ये इंडिया गठबंधन की कोशिश की गई थी। अब उसका ज़मीन पर कितना असर होता है, ज़मीन पर ये लोग कितना एक साथ चुनाव लड़ते हैं कि नहीं है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने एक जो बड़ा मुद्दा उठाया था, वो बड़ा मुद्दा जो था वो ये था कि ओबीसी की जो जातियाँ हैं उनकी गणना की बात, वो बड़ा एक मुद्दा था जिसको अगर शायद ये लोग चुनाव में ठीक तरीके से उठा पाते तो उसका फ़ायदा होता। पर इनसे मैं गौतम जी से एक बात से सहमत हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन इंडिया गठबंधन के नेताओं में, इंडिया गठबंधन की अलग अलग दलों में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं ज़मीन पर लैग कर रहा है और उसका फ़ायदा बीजेपी बहुत मजबूती के साथ उठा रही है। हालांकि देखो, इंडिया गठबंधन ने तो कई सीटें अपनी डिक्लेयर कर दी है, एनडीए का तो कोई जिक्र ही नहीं है अभी तक। एनडीए ने तो उस तरीके से ना कोई बैठकें की हैं, ना कोई नेता अभी तक सीट्स की डिक्लेरेशन की है, ना ये पता कि कौन कितनी सीट्स लड़ेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन उस हिसाब से तो आगे है, लेकिन क्योंकि एनडीए एक पुराना ब्लॉक है, एनडीए एक पुराना गठबंधन है और मोदी का चेहरा है, सत्तारूढ़ वो गठबंधन है, इसलिए उनको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बनिस्बत की कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन है, जो इंडिया ब्लॉक है, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये लोग गठबंधन को मजबूत दिखा पाते, बैठकें कर पाते और आपसी जो कलह थी, एक दूसरे के खिलाफ बयान देने से बच पाते, तो मुझे लगता है ये बड़ी चुनौती पेश कर सकता था। लेकिन कलह से क्या मतलब है रविंद्र जी? आप कलह से आपका मतलब है नीतीश जी चले गए छोड़ के, ममता जी चली गई छोड़ के, ये इसी के ऊपर कह रहे हैं कलह से? नहीं, नीतीश कुमार तो छोड़ करके चले गए। कलह का मतलब ये है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी। देखिए, जब आप एक बड़े चुनाव के लिए जा रहे हैं, 2024 का इलेक्शन है, बड़ा लोकसभा का चुनाव है, कम से कम उसमें एकजुट दिखना चाहिए। वो यूनाइटेड फेस जब तक पोज नहीं करेंगे कि हमारा एकजुटता आपको कहाँ नजर नहीं आई? मीडिया को देखकर, चैनल्स में जिस तरीके से कहा गया कि गठबंधन बिखर गया है, टूट गया है, नीचे चले गए, खूब शोर मचा इस बारे में, आप लोगों ने भी मचाया। लेकिन कहीं ना कहीं देखें, आम आदमी, केजरीवाल का भी यही कहा जा रहा था, कांग्रेस और केजरीवाल का नहीं होगा। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार यहाँ तक कह दिया था ये गठबंधन कभी हो ही नहीं सकता, समझौता कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन वो समझौता हो गया। अखिलेश यादव की बात थी कि उन्होंने भी यही कहा था कि उसके बारे में भी यही सभी ने कहा था कि अखिलेश यादव नहीं आएंगे, बिल्कुल, वो भी अभी आपने हाल फिलहाल में देखा ही होगा, वो भी हो गया। तो कमी कहाँ रह रही है इंडिया की? बिल्कुल सही है। देखिए, कमी है परसेप्शन की। गठबंधन आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का हो गया, लेकिन जब तक घोषणा नहीं हुई थी तब तक लगातार ये परसेप्शन थी कि ये लोग फिर से रफोटवल कर रहे हैं। परसेप्शन तो बनाया जाता है, ये आपको अच्छे पता है, मेरे से ज़्यादा अच्छे से आप जानते हैं ये परसेप्शन। मलिक साहब बैठे हैं, बहुत पुराने सीनियर पत्रकार हैं। मलिक जी, जयंत चौधरी के बारे में अगर मैं बात करूं कि जयंत चौधरी ना घर के रहे ना घाट के, क्या ये परसेप्शन जो अब चल रहा है सही है? देखिए विनय जी, अगर आप जयंत चौधरी की बात करें, वेस्टर्न यूपी का एक अच्छा राजनीतिक दल है और वास्तव में ये है कि भाई प्रभावित करता है वहाँ के वोटर को, मतदाताओं को, किसानों को। लेकिन जिस प्रकार से महागठबंधन का हिस्सा जयंत चौधरी लंबे समय तक रहे
और फिर वो आज भाजपा के साथ आ गए। हालांकि भाजपा से उनकी अभी तक कोई औपचारिक घोषणा तो हुई नहीं है आज शाम तक जब हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम ये मान लें कि जयंत चौधरी उधर चले गए हैं, ये मैं कंफर्म नहीं कहूँगा। दूसरी, जैसे कि अभी रविंद्र जी ने बात कही है कि महागठबंधन में कलह या दूसरी चीज़ें, मैं उसको कलह नहीं मानता, मैं उसको थोड़ी सी संवादहीनता मानता हूँ कि जब आप इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी होती हैं, सबके अपने इश्यूज होते हैं। कई जगह ये होता है कि भाई जैसे आप ममता बनर्जी का उदाहरण लें, वो बड़ी मजबूत हैं, तो वो क्यों चाहेंगी कि कांग्रेस वहाँ बहुत ज़्यादा हावी हो। तो इस वजह से थोड़ी सी संवादहीनता हुई, वही उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जनता में गया, दूसरी पार्टियों में गया। और उसी के तुरंत बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटों पे तालमेल किया और सीटों की घोषणा शुरू हो गई है, तो मुझे लगता है कि बीच में जैसे लगने लगा था कि महागठबंधन में टूट हो रही है या महागठबंधन कमज़ोर पड़ता जा रहा है, इससे मुझे लगता है कि महागठबंधन में थोड़ी मजबूती आ रही है और भाजपा के लिए चुनौती बन रहा है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, और भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन में कम से कम लोग जाएं, कम से कम पार्टियां जाएं, उसी पर श्याम दाम दंडभेद कर रही है। और उसी श्याम दाम दंडभेद के तहत जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। इसी के साथ आप देखेंगे नीतीश कुमार गए हैं, बाकी और कई लोग गए हैं। और हमारा मानना ये भी है कि जो कुछ लोग डरे हुए हैं उसमें कुछ आशंकाएं मुझे ऐसा भी है कि जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, कुछ पार्टियां महागठबंधन के साथ आ सकती हैं, क्योंकि वो भारतीय सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है, कई जगह डबल इंजन की सरकार है। तो कई लोग थोड़ा सा डरते हैं, डरना भी चाहिए, क्योंकि तो आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, तमाम दूसरी चीज़ें हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये फर्क है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में महागठबंधन और मजबूत होगा। जयंत चौधरी की हम बात कर रहे थे, तो जयंत चौधरी चले तो गए, अभी उन्होंने, हालांकि इसके औपचारिक की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब उन्हें समय नहीं मिल रहा है, वहाँ पे वो समय मांग रहे हैं मिलने के लिए मोदी जी से, अमित शाह से। जो सुनने में आ रहा है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको समय तक नहीं दिया जा रहा, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि वो ना घर के ना घाट के? मैं फिर दोबारा वही सवाल करूँगा। नहीं, देखिए, जयंत चौधरी को समय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जयंत चौधरी को तोलना चाह रही थी। जैसे कि आज उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हुए हैं और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया था समाजवादी के खिलाफ, संजय सेठ। तो उन्होंने जिस प्रकार से इनके जो 9 विधायक हैं जयंत चौधरी के, उनमें से 3 विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी के हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर लड़े थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये आशंका थी कि वो विधायक टूट सकते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो अमित शाह हों, वो इसलिए नहीं मिल रहे थे कि वो देखना चाह रहे थे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। देख तो भी लिया होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपने देखा भी होगा, आगरा में भी, पीछे अलीगढ़ वगैरह में लोकदल वहाँ पर था, लोकदल के लोग भी वहाँ पर थे। देखिए, इसमें जब से जयंत चौधरी बीजेपी के गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ गए हैं, तब से थोड़ा सा राष्ट्रीय लोकदल के जो लोग हैं या जो किसान हैं या जो इनके मतदाता हैं, उसमें 2 धड़े बन गए हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि 9 विधायक हैं, वो विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत के आए थे। तो जो भाजपा का विरोधी वोट था उससे वो जीत के आए हैं, तो आज वो भाजपा के साथ चले गए हैं। तो आगरा की जो तस्वीर आपने देखी है, उसमें वो लोग थे जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के उस विरोधी खेमे के लोग थे। बिल्कुल। आप एक साहब ने, सर आपका क्या नाम है? जितेंद्र पांडे नाम है मेरा। पांडे जी, आपका क्या ख्याल है इस इंडिया गठबंधन के बारे में? देखिए, चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित इसमें दम है कि गठबंधन अगर पूरी सशक्त होती है तो बीजेपी को बहुत चैलेंज है। जैसे अब दिल्ली में हो गया, यूपी में हो गया, तो निश्चित बीजेपी के लिए एक समस्या होगी। क्योंकि जो मेरा जो अपना समझ है, जो फ्लोटिंग वोट है ना, वो जो इधर से उधर जा सकते, उधर से इधर जा सकता, उस पर बहुत असर पड़ता है। अगर क्या है कि इस चुनाव में केवल एक ही बात होगी, मोदी के साथ या मोदी के खिलाफ। तो जो खिलाफ के वोट हैं, जो इधर उधर जा सकते थे, वो इकट्ठा वोट जाएगी। तो इससे चैलेंज है, बीजेपी को चैलेंज है इसमें। बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज। हाँ सर, आपका शुभ नाम? अखिलेश मिश्रा कहते हैं मुझे। मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे, गठबंधन जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से शोर मचा, चर्चा हुई कि नहीं होगा, उसके बाद फिर होता हुआ नजर आ रहा है, अखिलेश भी आ गए, केजरीवाल बताया तो कि गठबंधन जो उन्होंने बताया। आपकी क्या राय है मिश्रा जी? हम मैं पूछते हैं आपसे कि
गठबंधन तो बिखर गया है विपक्ष का। कांग्रेस की सीटें डिक्लेयर हो गई उत्तर प्रदेश में, जो इतने लोगों को सहयोगी की लड़ना हो गई है। जयंत को 7 सीटें दे दी गई थी उत्तर प्रदेश में, क्या बीजेपी में बता दें बीजेपी कितने सीटों पर लड़ रही है, जयंत कहाँ लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी कहाँ लड़ रहे हैं, पशुपतनाथ पारस कहाँ से लड़ेंगे, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान कहाँ से लड़ेंगे, महाराष्ट्र में जो गठबंधन इनका है उनके कौन लोग लड़ेंगे, इनकी तस्वीर साफ है क्या। दूसरा गठबंधन जिसने सीट डिक्लेयर कर दी, जो बता दिया कि कहाँ कहाँ से हम लड़ रहे हैं, उनके प्रत्याशी घोषित हो गए, वो अभी उनका कोई वजूद नहीं है और इनका अभी कुछ अता पता नहीं, और ये बता रहे गठबंधन बिखर गया। तो अब आप ये देख लीजिए जो आपके सामने पड़ा हुआ है एक चीज। अच्छा, ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, गठबंधन बिखर गया, साहब चले गए। अच्छा, और कौन कर रहा है ये परसेप्शन, कौन क्रिएट कर रहा है? रविंद्र जी भी बता रहे थे परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, कौन कर रहा है? देखिए, वो तो उसमें सभी उसमें शामिल है, इस चीज में मीडिया भी शामिल है, नेता भी शामिल है, तमाम लोग शामिल है। लेकिन ये समझिए कि अगर इतनी ही प्रचंड बहुमत, इतना ही एक तरफा हवा चल रही है, तो एक छोटे छोटे नेताओं को, भाई जयंत चौधरी को लेने के काहे लिए इतने परेशान हैं आप? क्यों ओम प्रकाश राजभर के पीछे पीछे घूम रहे हैं? क्यों आप एक नाथ शिंदे को रख रहे हैं? अजीत पवार कितने सीटों पर लड़ेंगे? जो एक आदमी वाली पार्टियों के पीछे मैं कह रहा हूँ कि आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि ये तो बिखर गया है, विपक्ष का गठबंधन तार तार हो गया है, खत्म हो गया है। जो बना हुआ है, बताइए अजीत पवार कहाँ से लड़ेंगे? एक नाथ शिंदे कितने सीटों पर लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में? कांग्रेस बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी बताइए? और ये उत्तर प्रदेश में बता दीजिए। तो जो जहाँ राज्य है, जहाँ वो है, अब ये है कि सब बिखर गया, उनकी मीटिंग नहीं हो रही है। आपकी कितनी मीटिंग हुई? कितने लोगों की, सारे लोगों की मीटिंग हुई? हाँ, तो बात यह है कि अब चलिए ठीक है, खुल जा सिमसिम याद है किसको कौन कहे, गूंगे बाहर चीख रहे हैं, बहरे भीतर बैठे हैं। बहरे भीतर बैठे हैं। रविंद्र जी, सुना होगा अभी कितनी बढ़िया बात की मिश्रा जी ने, उस बारे में आपका क्या ख्याल है कि जिस तरीके से इन लोगों ने तो फिर भी सीट अनाउंस कर दी, महाराष्ट्र में भी बता दिया कि होगा, गोवा में भी बता दिया, जिन जिन लोगों से गठबंधन हुआ, लेकिन जो एनडीए है वो अभी एक एक सीट वाली पार्टियों से भी गठबंधन के लिए उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, कभी जयंत के पीछे घूम रहे हैं, कभी जैसे मिश्रा जी ने कहा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही है मिश्रा जी की बात कि एनडीए की बैठक नहीं हुई, मैंने भी अपनी बात में जिक्र किया। लेकिन एक बात ये देखिए, ये बीजेपी की बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है कि चाहे कोई कितने भी छोटी पार्टी हो, उसके पास जो वोट फीसदी है उसको भी वो लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। चाहे वो जयंत की बात हो, चाहे हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की बात हो, चाहे इन सब से बड़ा और इन सब से बहुत ही छोटी पार्टी है रामदास अठावले की आरपीआई। आरपीआई का न कोई विधायक है, न कोई एमएलसी है, न कोई लोकसभा में सदस्य है। बावजूद उसके रामदास अठावले को पिछले 7.5-8 साल से केंद्र में मंत्री बनाया हुआ है। तो ये बीजेपी की, और इसी स्ट्रेटजी की वजह से बीजेपी कामयाब भी है। कई तो ऐसे लोग हैं जिनका एमएलए एमपी कुछ भी नहीं है, तमिलनाडु की पार्टी है, केरला की पार्टी है, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा है। देखिए, उससे कंसोलिडेशन जरूर होता है, जमीन पे आपको बेनिफिट मिलता है, चाहे वो फीसदी 1 से भी कम हो। बिल्कुल बेनिफिट मिलता है, लेकिन चाहे कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनडीए की जो बात की जा रही है, एनडीए में उसमें उनकी हालांकि अभी मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन शोर यही मचाया जा रहा है कि गठबंधन जो है वो बिखर गया। राकेश जी, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से गठबंधन बिखराव की बात आ रही है बार बार, जो सीट्स हैं वो कर ली हैं, एनडीए ने भी मीटिंग नहीं की है, तो क्या क्या देख रहे हैं इसके सबके पीछे? देखिए, मैंने अभी आपसे एक बात कही कि जो परसेप्शन बनाया जाता है या बनाया जा रहा है, वो पिछले 10 साल से एक परसेप्शन ये जो बनाई जाती है बात कि भाई ये जो जितने भी विपक्षी दल हैं ये एक होके नहीं रहेंगे। अब सब विपक्षी दलों के अंदर अलग अलग उनकी बातें होती हैं, उनका अलग अलग एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को किस तरीके से चलाना हो, किस तरीके से चलाना है, ये सब राजनीतिक दल आपस में सब जानते हैं। अब ये क्या इनको क्या मालूम कि अभी मीटिंग हो रही है नहीं हो रही है? बिगर मीटिंग के जो है ना यूपी के अंदर जो है ना सीटें डिक्लेयर हो गई, वहाँ मुकुल वासनिक और दूसरे लोग भी जिन लोगों की को तय किया गया उसके लिए गठबंधन करने के लिए, वो सारे गठबंधन के अंदर तैयार हैं। वो सब जगह मीटिंग हो रही है, चाहे वो गोवा के लिए हो, चाहे पंजाब
इसके पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली के लिया हुआ हो, क्या हुआ नहीं? क्या ये कोई स्ट्रैटेजी थी क्या, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी क्या कि शुरू में बिखराव नजर आ रहा था और आखिर में देख रहे हैं कि सब जुड़ते जा रहे हैं, अखिलेश भी जुड़ गए, महाराष्ट्र में भी हो गया, ये सब जुड़ते जा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी थी क्या बीजेपी के लिए, एनडी के लिए? देखिए, ये इन लोगों ने जिस तरीके का एक हवा फैला रखा है कि ईडी और सीबीआई, मैं बार बार इस बात के ऊपर क्यों आता हूँ, मैं क्यों बार बार ईवीएम का जिक्र करता हूँ कि ईडी, सीबीआई और जितने भी ये संगठन है, सरकार जो है उनका पूरा फायदा उठा करके विपक्ष को डरा धमका करके वो सब चीज़ें करना चाहती है। तो विपक्ष ने भी अपना एक स्ट्रेटेजी तैयार करी कि भाई अभी आप रुको, अभी थोड़ा वेट करो, और वेट करने के बाद आप जो है इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और आप ये देखना, जैसे मलिक साहब ने बोला कि भाई ये जो जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, इस क्लिप को जो ना निकाल करके रख लेना कि ये बंदरों की तरह से कूद कूद के जो ना कांग्रेस के अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर और इसके साथ में जो ना दौड़ लगाएंगे। तो आज विपक्ष जो है ना, जो पूरे गठबंधन है बहुत अच्छी तरीके से मजबूत है। ममता बनर्जी भी साथ में है, ममता बनर्जी के साथ भी गठबंधन होगा, और पूरे देश के अंदर अब की बार मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, दिखाई देंगे नहीं कहीं पर भी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ईवीएम का जो है ना खेल इन लोगों ने नहीं किया तो। ईवीएम का खेल नहीं किया तो ममता बनर्जी से भी अभी पूरी तरीके से आस है कि ममता बनर्जी भी अभी इस गठबंधन में आ गई। जिस तरीके से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी भी इस गठबंधन में वापस आ जाएंगी, तो वाकई इंडी गठबंधन को एक बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी ममता बनर्जी के आने से। और वहीं नीतीश कुमार पे भी शोर मचाया जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, लेकिन ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर स्टूडेंट्स खिलाफ, किसान खिलाफ, मजदूर खिलाफ, सब जगह हजारों हजार लाखों की संख्या में जो है धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और देखा जा रहा है कि सब लोगों के अंदर इतना रोष व्याप्त है, और उसके बाद भी झूठ की गारंटी का जो है ना ठीकरा जो है ना फोड़ा जा रहा है लोगों के सर के ऊपर। कहीं कोई किसी तरीके से योजनाएं जमीन के ऊपर नहीं है, और उसके बावजूद भी बोलते हैं कि हम जो है ना 400 पार चले जाएंगे। अरे भाई 400 पार जाओगे कहाँ से? कोई किसी तरीके का बता तो दो मुझे। साउथ से ले जाओगे, यूपी के अंदर के 80 की 80 ले जाओगे, बिहार के अंदर के सारी की सारी ले जाओगे। तो ये एक सोचने वाली बात है। आप एक परसेप्शन जो बनाने की बात है, तो ये मीडिया जो गोदी मीडिया जिसे बोलते हैं, वो गोदी मीडिया परसेप्शन बनाता है और लोगों के बीच में परोसता है। 400 पार की बात तो नहीं, हाँ मोदी जी ने 370 तक की बात जरूर करी है, लेकिन बड़ी बात यह है आचार संहिता लगने के बाद, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कितने लोग जो छोड़ कर गए हैं वो कितने वापस इस इंडी गठबंधन में आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन ढेलन के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।